हमारा कुदरत न सिर्फ हमारी रखवाली करता है बल्कि हमें जीवित रखने के लिए अपना भरसक प्रयास भी करता है। लेकिन जब ये अपने पर आता है तब उसके सामने किसी की नहीं चलती। जी हाँ, उसके सामने किसी की नहीं चलती। फिर चाहे वो बाढ़ हो, भूकंप हो, बारिश हो या फिर कुछ और। ऐसे में एक और नेचुरल डिजास्टर है जो जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर देता है और उसका नाम है साइक्लोन। यह साइक्लोन न सिर्फ तबाही लाता है बल्कि जहाँ इसका लैंडफॉल होता है वहाँ के बहुत बड़े क्षेत्रफल वाले एरिया को अपने चपेट में ले लेता है। तो ऐसे में आपके मन में ये सवाल आता होगा कि आखिर ये साइक्लोन बनता कैसे है। तो चलिए हम इसे समझते हैं एकदम आसान भाषा में। उससे पहले हम ये समझेंगे कि साइक्लोन बनते कहाँ। तो साइक्लोन पृथ्वी के मुख्य रूप से ट्रॉपिकल रीजन में बनते हैं जहाँ पर सूरज की किरणें हमेशा लंबवत पड़ती है और इसी कारण इन सभी एरियाज में लो प्रेशर बनने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। किसी भी साइक्लोन के फॉर्मेशन में 3 स्टेजेस होते हैं। पहला होता है ओरिजिन, जहां वो बनना स्टार्ट करता है। फिर आता है मैच्योर स्टेज और फिर आता है डिसिपेशन स्टेज जहां पे वो लैंडफॉल करता है। और ये डिसिपेशन स्टेज में जाते ही, लैंडफॉल करते ही तबाही का मंजर लाता है जिसमें करोड़ों का नुकसान होने के साथ साथ कई लोगों की जानें भी जाती है। साइक्लोन बनने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है सूरज। जी हाँ, सूरज का इसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो जब सूरज की किरणें महासागर के जल पर एक पर्टिकुलर एरिया में पड़ना शुरू होती है तो वहाँ का पानी गर्म होना शुरू हो जाता है और आसपास के पानी की तुलना में ये ज्यादा गर्म हो जाता है। और इसका परिणाम ये होता है कि यहाँ गर्म और ठंडी हवाओं के बीच हलचल होना शुरू हो जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब हवा गर्म होती है तो वो हल्की हो जाती है और यह ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर देती है। इतना ही नहीं, इसके आसपास के कम ऊंचाई वाले हवा भी इस रीजन में आते हैं और फिर वो भी ऊपर की ओर भागना शुरू कर देते हैं। और यह क्रम चलते रहता है तब तक जब तक यहाँ डीप डिप्रेशन नहीं बन जाता है। और किसी भी साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए डीप डिप्रेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज होता है। जैसे ही ये हवा गर्म होकर ऊपर जाना शुरू करती है वैसे ही ठंडी हवा उसके स्थान को भरना शुरू कर देती है। ऊपर जाने वाली हवा ऊपर जाते ही कंडेंस्ड हो जाती है और ये क्लाउड्स का फॉर्मेशन करती है। गर्म हवा का ऊपर जाना और ठंडी हवा का नीचे आने वाला यह क्रम चलते रहता है और फिर यह अपने आकार में आना भी शुरू कर देती है और तब तक इन क्लाउड्स की ऊंचाई 12 से 15 किलोमीटर तक पहुँच जाती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि साइक्लोन बनने के बाद ये घूमने क्यों लगता है, ये घूमता क्यों रहता है, इसके पीछे का रीजन क्या है। और रीजन बड़ा ही सिंपल है, इसके पीछे लगता है कोरियोलिस इफेक्ट। ये वो इफेक्ट है जिसके कारण कोई भी साइक्लोन घूमना शुरू कर देता है और इसी इफेक्ट के कारण कोई भी साइक्लोन अपने मैच्योर स्टेज को भी हासिल कर लेता है। और ऐसे में आई ऑफ द साइक्लोन, जहाँ पे लो प्रेशर सबसे ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, जो सर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज घूमता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। और इस प्रकार हमको एक परफेक्ट साइक्लोन मिलता है। और किसी भी साइक्लोन के सेंटर और उसके आसपास वाले एरिया में कितना प्रेशर होता है उसे आप देख सकते हो। और इन सारी एक्टिविटी पर सैटेलाइट के थ्रू नजर रखा जाता है। महासागर में विशाल साइक्लोन्स के अलावा छोटे मोटे तूफान बनते रहते हैं पर इनको साइक्लोन की उपाधि नहीं दी जाती है, क्योंकि यदि तूफान की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा हो तभी उसे एक विशेष नाम देने की जरूरत पड़ जाती है। इसलिए इनके स्पीड के आधार पर इन साइक्लोन्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब आप देख सकते हो कि इनके स्पीड के आधार पर स्पीड चेंज होने पर इनको किस साइक्लोन के कैटेगरी में रखा जाता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए एनडीआरएफ और सुरक्षा बलों की तैनाती पहले ही कर दी जाती है। अब आप इस लिस्ट को देखो, ये लिस्ट रिप्रेजेंट करती है कि अपकमिंग साइक्लोन्स के नेम क्या क्या होंगे। दरअसल यह एशिया के 13 देशों की कमेटी है जिसमें प्रत्येक देश 13 नाम सजेस्ट करता है और इस तरह टोटल 169 नेम्स हो गए। और जब कोई ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है तो उनका नामकरण करने के लिए इसी लिस्ट में से उनके लिए एक नाम ले लिया जाता है। तो ये लिस्ट देखकर आप समझ सकते हो कि बंगाल में आए तूफान यस के बाद जो तूफान आएगा या साइक्लोन, उसका नाम गुलाब रखा जाएगा। तो इस वीडियो को बनाने में 3 घंटा से भी ज्यादा समय लगा है, तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।